नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का केआर क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। इससे पहले हमने जो है 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर के जो एमसीक्यूज क्वेश्चन थे उनको सॉल्व किया। आज हम जो है 9th क्लास का जो थर्ड चैप्टर है, जो तीसरा चैप्टर है, परमाणु और अणु। इससे पहले हमने पदार्थ को समझा और पदार्थ किससे मिलकर बना होता है। पदार्थ परमाणु और अणुओं से मिलकर बना हुआ होता है। जब हम पदार्थ के कॉन्सेप्ट को समझा तो उसके बाद अब हम किसको समझ रहे हैं, परमाणु और अणु, जिनसे मिलकर क्या बना होता है, कोई पदार्थ बना होता है। क्लियर है? तो आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक में। जो पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न क्या कहता है, द्रव्यमान संरक्षण तथा स्थिर अनुपात के नियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण और स्थिर अनुपात का जो नियम है, उस नियम के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट हमारे पास हैं, उन स्टेटमेंट पर हमको जो है विचार करना है। एंटोनी एल लवाइजियर तथा जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध रासायनिक संयोजन के नियमों से है। रासायनिक संयोजन के जो नियम है उन नियमों से है। ठीक है, अब बात करते हैं जो द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो सृजन होता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। ठीक है, न सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। तो इनमें से कौन सा से कथन जो है सही है? तो देखिए, दोनों, सबसे पहले एंटोनी एल लवाइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट का संबंध किससे है? रासायनिक संयोजन के नियमों से है। बिल्कुल सही है। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही कहता है कि द्रव्यमान को न तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। क्लियर है? और स्थिर अनुपात का नियम भी यही कहता है कि जो तत्व या यौगिक होता है वो सदैव क्या है, निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में क्या होता है, विद्यमान होता है। क्लियर है? तो इसमें जब हम देखते हैं तीनों ही ऑप्शन क्या है, सही है। तो यहाँ पर तीनों कहाँ पर है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें क्लियर होती हैं, एक स्थिर अनुपात का नियम मालूम पड़ता है और दूसरा क्या मालूम पड़ता है, किसने दिया, एंटोनी एल लवाइजियर। इनको आधुनिक रसायन का क्या माना जाता है, जनक भी माना जाता है। ठीक है, आधुनिक रसायन का जनक किसको माना जाता है, लवाइजियर को माना जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहां से दो चीजें क्लियर होती हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम हमें पता चलता है और दूसरा हमें स्थिर अनुपात का नियम पता चलता है। तो दो रूल रेगुलेशन क्या है, हमें यहां से पता लगते हैं किसी भी रासायनिक, ठीक है, जो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। ठीक है, एंटोनी एल लवाइजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट दोनों ही रासायनिक संयोजन के नियमों से संबंधित हैं। बहुत से प्रायोगिक कार्यों के पश्चात इन्होंने दो नियम प्रतिपादित किए। पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा क्या है, स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के संदर्भ में लवाइजियर ने बताया कि द्रव्यमान का न तो सृजन किया जा सकता है और न ही विनाश किया जा सकता है। वहीं स्थिर अनुपात के संदर्भ में प्राउस्ट ने, स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया, प्राउस्ट ने दिया। ठीक है, प्राउस्ट ने बताया कि किसी भी यौगिक में जो तत्व सदैव क्या है, एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इस नियम को निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ये जो रूल है, ये जो नियम है, इसको क्या कहते हैं, निश्चित अनुपात का नियम भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है? ठीक है, परमाणु सिद्धांत के प्रस्तुतकर्ता के रूप में जाना जाता है महर्षि कर्णाद, फर्स्ट ऑप्शन है, जॉन डाल्टन, डेमोक्रिटस और लिथुसिपस। ठीक है, महर्षि कर्णाद के बारे में जाना जाता है कि सबसे पहले कण या पदार्थ के बारे में जो बात करने वाले जो ऋषि थे वो महर्षि कर्णाद थे। ठीक है, कर्णाद ऋषि के बारे में, कण के बारे में सर्वप्रथम बात करने वाले जो थे या परमाणु के सिद्धांत के जो सबसे पहले प्रतिपादक माने जाते हैं वो महर्षि कर्णाद है। लेकिन परमाणु सिद्धांत की अगर बात करें, ठीक है, परमाणु सिद्धांत की बात करें तो सबसे पहले जो कोशिश की गई वो किसके द्वारा की गई, जॉन डाल्टन के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, जॉन डाल्टन के द्वारा की गई।
ठीक है। लेकिन कर्ण के बारे में अगर पूछा जाए कि कर्ण के बारे में सबसे पहले किसने कहा, तो वो थे महर्षि कर्णाद। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जॉन डाल्टन ने क्या किया, 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणु क्या था, अविभाज्य होता था। लगभग पूरी 19वीं शताब्दी तक क्या माना जाता रहा, परंतु 19वीं शताब्दी के जो आखिरी दशक था उसमें वैज्ञानिकों ने प्रमाणित कर दिया कि परमाणु विभाज्य है, ना कि अभाज्य है, और एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है किसकी, परमाणु की। इसलिए जो जॉन डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो क्या हो गया, गलत साबित हो गया। इससे इसकी महत्ता कम नहीं होती है। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले क्या करा, कोशिश करा, परमाणु सिद्धांत को देने की क्या करी, कोशिश करी। ठीक है, तो इसी को देखते हुए जो परमाणु के मॉडल के जो अन्य वैज्ञानिक हुए, चाहे आपके रदरफोर्ड हुए, चाहे जे थॉमसन हुए, चाहे नील्स बोर हैं, तो ये सब सिद्धांत इसके बाद ही जो है कहीं ना कहीं आगे आए। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कुछ स्टेटमेंट हमारे पास दे रखे हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC वर्तमान में रासायनिक तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करती है। कार्बन के समस्थानिक आइसोटोप C12 के एक परमाणु द्रव्यमान 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान की इकाई माना गया। एवोगाद्रो स्थिरांक या एवोगाद्रो संख्या का मान 6.022 गुणा गया 10⁻33 होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से कथन जो है सही है। ठीक है, तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा से कथन जो है, कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। तो जब हम देखते हैं तो IUPAC तत्वों के नाम को स्वीकृति प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये द्रव्यमान जो परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, ठीक है, 1/12वां भाग ही होता है। ठीक है, C12 को ही माना जाता है परमाणु के द्रव्यमान के बराबर। ठीक है, यूनिट के रूप में माना जाता है। और एवोगाद्रो जो स्थिरांक है ये गलत है। ठीक है, एवोगाद्रो स्थिरांक क्या है, गलत है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्लियर, 1 और 2 दोनों। आगे बढ़ते हैं, 1 और 2 दोनों। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, वर्तमान में इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC रासायनिक तत्वों के नामकरण को स्वीकृति प्रदान करता है, बिल्कुल सही है। और अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के 1 या 2 अक्षरों के बने होते हैं। किसी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़ा अक्षर कैपिटल लेटर में लिखते हैं और दूसरे अक्षर को क्या लिखते हैं, छोटे लेटर में लिखते हैं। ठीक है, स्मॉल लेटर में लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं Na लिखते हैं, Na मतलब सोडियम लिखते हैं, तो सोडियम N क्या हो गया, कैपिटल हो गया, और A क्या हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया। ठीक है, 1961 में क्या है, 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए परमाणु द्रव्यमान की जो इकाई है, यूनिट है, किस टाइम पे, 1961 में क्या रखी गई, C12। ठीक है, C12 यानी कि कार्बन 12 जो समस्थानिक है कार्बन के, उनको मानक संदर्भ के रूप में सार्वभौमिक रूप से जो है स्वीकार किया गया, संपूर्ण रूप से जो है स्वीकार किया गया। ठीक है, और जो कार्बन 12 के जो समस्थानिक हैं, एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान उसका 1/12वें भाग को जो है मानक के रूप में परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में लेते हैं। C12 समस्थानिक में एक परमाणु द्रव्यमान के सापेक्ष सभी तत्वों के जो परमाणु द्रव्यमान जो है प्राप्त किए गए हैं। अतः ये जो स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट है, वो क्या है, बिल्कुल सही है। इस बात की पुष्टि इस बात से होती है। लेकिन जो यहाँ पर जो एवोगाद्रो जो संख्या है, ठीक है, जो एवोगाद्रो स्थिरांक है उसका जो मान है, ठीक है, एवोगाद्रो स्थिरांक का जो मान है जो कितना है, 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। लेकिन यहाँ पर वहाँ पर क्या दिया गया है, गलत दिया गया है, इसलिए ये चीज़ गलत हो जाती है। और यह किसी पदार्थ के एक मोल में कणों, परमाणु, अणु अथवा आयनों की संख्या को बताता है जो निश्चित होती है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, स्थिरांक N0 द्वारा जो है निरूपित किया जाता है, जो एवोगाद्रो संख्या होता है। इसका नाम इतालवी वैज्ञानिक एमेडियो एवोगाद्रो के नाम पर रखा गया है।
तो ये वाला स्टेटमेंट क्या था आपका, गलत था। क्यों गलत था, यहाँ पर एवोगाद्रो संख्या जो है गलत दी गई थी। यहाँ पर शायद जो है कितना लिखा गया था, अभी देखते हैं। यहाँ पर जो है एवोगाद्रो संख्या क्या लिखी गई थी, यहाँ पर लिखा गया था 33, ठीक है, जबकि 33 नहीं होता बल्कि कितना होता है, 23 होता है। क्लियर है। आई होप आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी और बहुत ही आसान भाषा में जो है इस सीरीज को हमने रखा है। और इस सीरीज के अंतर्गत आपको कहीं ना कहीं एनसीईआरटी जब आप देखोगे तो जितनी चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, जितने भी जो ये व्याख्याएं आपको बताई जा रही हैं या फिर प्रश्नों का जो लेवल आप देख रहे होंगे वो बहुत ही डीप, और प्लस जो प्रश्न के जो उत्तर है वो इस प्रकार से हैं कि अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है तो फिर आप इन प्रश्नों को हल करने में जो है बिल्कुल भी सक्षम नहीं होंगे। ठीक है, एनसीईआरटी भी अगर आपने बहुत बारीक से नहीं पढ़ी है तो। ठीक है, सो गाइस, उम्मीद है कि आपको जो है ये सेशन पसंद आ रहा होगा। अगर आपको हमारा ये समर्पण जरा भी आकर्षक लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।